सर्वेभ्यो नमो नमः कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली क्लासेस पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है कि कुंभ लग्न कुंडली का फलादेश कैसे करें। कुंभ लग्न के कुंडली के प्रमुख योग, साथ ही भावेशों से किस ग्रह से हम लोग किन किन चीजों का विचार करते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जब कोई कुंडली देता है, किसी जातक की होती है, छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले अभिभावक उनके माता पितागण यहाँ पूछते हैं कि सामान्यतः इसका बुद्धि कैसा होगा। तो बुद्धि के लिए हम लोग पंचम भाव एवं नवम भाव को देखते हैं। तो पंचम भाव में जो राशि बनी हुई है, यह बुध देव की राशि है। बुध देव बड़े तेज दिमाग के होते हैं, सीखने की क्षमता इनमें काफी अत्यधिक होती है। जिसके पंचम भाव में बुध देव की राशि होती है, बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख लेते हैं। सामान्यतः इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। अगर यहाँ पर 3 नंबर की राशि है तो 9 नंबर पंचम भाव में यदि मिथुन राशि है तो नवम भाव में शुक्रदेव की राशि है, यह भी उत्तम ही है। बुद्धि को कुशाग्रता और बढ़ा देता है। यदि इनके पंचम भाव में 6 नंबर की राशि होगी तो यहाँ 7, 8, 9, 10। तो फिर अगर 6 नंबर की राशि होगी तो यहाँ पर 5, 4, 3, 2 वृषभ लग्न की कुंडली है। फिर उतना कुशाग्र बुद्धि, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव में शनि देव की राशि हो जाए, अंतर हो जाता है। जब नवम भाव में ही शनि देव की राशि हो जाए तो शनि देव वैसे सुस्त ग्रह है, फ्लो प्लानेट, और भावत भावम के अनुसार पंचम से पंचम का भी विचार किया जाता है। इस नियम के आधार पर अगर पंचम भाव में 6 नंबर की राशि बनती है तो 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ, 5, 4, 3, 2। अब पंचम से पंचम का विचार किया जाएगा तो फिर यहाँ पर कौन सी नंबर की राशि हो जाएगी? 10 नंबर की राशि हुई, जिसके स्वामी शनि देव हो, और वो भी इनकी मूल त्रिकोण राशि नहीं। शनिदेव सुस्त ग्रह है। भावत भावम के अनुसार अगर फलादेश किया जाए फिर क्या होगा? कुछ सुस्ती देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बुद्धि पर कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा गुरुजी, पड़ेगा। इसलिए अगर 3 नंबर की राशि है, मिथुन राशि है, इसके स्वामी बुधदेव हो गए, एवं यहाँ भी शुक्रदेव की राशि है, शुभ ग्रह की राशि है, बुद्धि प्रदाता ग्रह की राशि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि लग्न में है, धारण करने की क्षमता इन्हीं के पास है। धारण करेगा कि नहीं करेगा? तो शनिदेव व्यवहारिक ग्रह, मतलब सेवक है। यह दूसरे की बातों को सुनकर अमल करने की क्षमता है। जब 2 ज्ञानवान पंचम से पंचम में भी ज्ञानी होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जातक जो है कुशाग्र बुद्धि का होगा, कुंभ लग्न के व्यक्ति का। और यह कार्य किस प्रकार से करेंगे? किसी भी कार्यों को बड़े सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि लग्नेश शनिदेव हैं। 11 नंबर की राशि है, 11 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव कोई भी काम करते हैं सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि इनकी ग्रहों की सभा में इनकी उपाधि ही सेवक की मिलेगी। लेकिन अगर ये सीखने के लिए बड़े जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन समझने की क्षमता थोड़ा कम होता है, देर से समझते हैं। लेकिन जब यह समझ लेते हैं, समझेंगे थोड़ी देर से, लेकिन जब किसी भी कार्यों को सही ढंग से समझ लेते हैं तब बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कोई काम करेंगे, क्योंकि शनिदेव कार्य के ही, कर्म के ही कारक है, कार्यों के ही कारक है। तो बड़े आत्मविश्वास एवं निष्ठा के साथ। और यदि कुंडली में शनि देव अपने नीच राशि में ना हो, शनि देव लग्नेश यदि अपने नीच राशि में न हो या शत्रु राशि में न हो, यानी कि 4 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 1 नंबर राशि में तो नीच के ही हो जाते हैं,
या 8 नंबर की राशि में 9 हो, सूर्य से अस्त 9 हो, राहु के साथ में युक्त शनिदेव 9 हो, तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ही उदारवादी स्वभाव के हो जाते हैं, स्वार्थी बिल्कुल नहीं, और परिश्रमी भी होते हैं। लग्न में स्थिर राशि, चौथे भाव में स्थिर राशि, 7वें भाव में स्थिर राशि, यानी कि केंद्र भाव में स्थिर राशि होने से जातक अपने विचारों पर मजबूती से जो व्यक्ति समझ ले, या जो मन में आंतरिक मन में जो निर्णय आ जाता है, अपना जो सिद्धांत बना लेते हैं, उस पर यह मजबूती के साथ में अमल करते हैं। परिश्रम के लिए दशम एवं तीसरा भाव देखा जाता है। दशम भाव एवं तीसरे भाव दोनों ही भावों में मंगल देव की राशि है, जो परिश्रमी राशि है। इनके स्वामी बड़े परिश्रम करते हैं, ऊर्जावान होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुंभ लग्न के व्यक्ति परिश्रमी है। सफलता प्राप्त करने की क्षमता की जहां तक बात है कि सफलता करेगा व्यक्ति, सफल होगा कि परिश्रम करेगा, सफलता मिलेगी कि नहीं, हालांकि यह ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो सफलता के लिए हम मुख्यतः कौन से भाव को देखते हैं? तो सफलता के लिए आय भाव 11वें भाव को देखते हैं। सफलता और असफलता 11वें भाव से देखी जाती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि एवं मन के स्थिरता के लिए चौथा भाव देखा जाता है। साथ ही सफलता का मन की इच्छाओं का भावत भावम से देखा जाए, 11वें से 11वें 9वां भाव बनता है। यहाँ भी शुक्रदेव की ही राशि। बुद्धि के लिए हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि पंचम भाव में मिथुन राशि होने से बुद्धि अच्छा होता है, तेज दिमाग होता है, कुशाग्र बुद्धि होती है। तो जिसके पास में कुशाग्र बुद्धि हो, इच्छा की भावना में, इच्छा में या लाभ की भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि हो, मन की स्थिरता वाले भाव में भी शुभ ग्रह की राशि हो, 11वें से 11वें भी इस शुभ ग्रह की राशि, ऐसे व्यक्ति, अगर ये जो जिन ग्रहों की बात हम लोगों ने कर ली, अगर कुंडली में बुध, शुक्र, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र एवं बुध की स्थिति अगर अच्छी है, कम से कम यह नीच के नहीं है, राहु से ग्रस्त नहीं है, सूर्य की रश्मियों से अस्त नहीं है, तो जातक अपने परिश्रम के बल पे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। यह केवल इसी कुंभ लग्न की कुंडली की यह बातें नहीं है, जिस नियम को आधार मानकर हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी लग्न पर लागू हो सकती है। हाँ, लेकिन अब उन भावों का संबंध उस प्रकार से तो मिले तब तो। अब 11वें भाव में बृहस्पति देव की राशि, चौथे भाव में शुक्रदेव की राशि, 9वें भाव में शुक्रदेव की राशि, शुभ ग्रह की ही राशि, पंचम भाव जो बुद्धि का भाव है, नैसर्गिक शुभ ग्रह की ही राशि। अगर इस प्रकार के गुण अन्य लग्नों में भी मिलते हैं, तो इस प्रकार के गुणधर्म स्वभाव होने की संभावनाएं बनती है। अब रहा कि एक बात और, कुंभ लग्न के व्यक्ति अनुसंधानिक विचार के होते हैं, भले किसी वह उसे काम न आए करने, लेकिन हल्का सा उसे इशारा सहयोग मिल जाए, कायदा केवल बतला दे, वह कार्यों को सही ढंग से वह पूर्ण भी कर लेता है, समझ जाता है, क्योंकि अंतर ज्ञान की क्षमता काफी होती है इनके पास में। अंतर ज्ञान की क्षमता काफी होती है। अंतर ज्ञान किस भाव से देखा जाता है? हम क्लास में ही हैं या क्लास से लेफ्ट हो गए हम? गुरुजी 8वें भाव से गुरुजी। 8वें भाव से, हाँ, उत्तम बात है। अंतर ज्ञान के लिए हम लोग कुंडली का 8वां भाव देखते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी हमारे व्हाट्सएप समूह में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए, अंतर ज्ञान के लिए 8वां भाव देखा जाता है कि
अंतर्ज्ञान कैसा होगा। तो अंतर्ज्ञान से 11वां भाव यानी कि छठे भाव में चंद्रमा की राशि यानी कि सौम्यता, ठंडा दिमाग। तो कोई भी व्यक्ति अनुसंधानी काम करता है या आंतरिक जो अंतर्ज्ञान होता है, जिसके पास में ठंडा से विचार विमर्श करने की क्षमता ही ना हो, फिर क्या करें। आप लोग देखते हैं, समझते हैं, पाते हैं कि जब आप किसी भी विषय वस्तु पर गहन चिंतन मनन करते हैं तो ठंडे दिमाग की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर 8वें से 11वें भाव में चंद्रमा की राशि का हो जाना, अब अंतर्ज्ञान के लिए मन किस प्रकार लगेगा। तो अंतर्ज्ञान भाव 8वें से चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति की राशि। गुरु जी 8वें से हम 11वें कह देखेंगे। 8वें से 11वें क्यों देखेंगे, यह प्रश्न उत्तम है। 11वां भाव इच्छा का होता है, अभिलाषा का होता है। आठवें से 11वां किसका होता है, 11वां भाव से, 11वें भाव से हम लोग क्या देखते हैं, इच्छा का विचार करते हैं। तो अब यहाँ पर हाँ, यह अंतर्ज्ञान का जो भाव हो गया, अंतर्ज्ञान का इच्छा का भाव छठा ही भाव, अंतर्ज्ञान का इच्छा छठा भाव। अंतर्ज्ञान के लिए इच्छा किस प्रकार की होगी, चंद्रमा के छठे भाव से देखेंगे। यहाँ चंद्रमा की राशि है, 4 नंबर राशि के स्वामी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, प्रकृति का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। प्रकृति क्या है, गहन चिंतन में। प्रकृति के बारे में कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए कम ही होगा। तो डीप तक ले जाने की भावना और सौम्यता पूर्वक ठंडे दिमाग से डीप तक ले जाने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि किसी भी विषय वस्तु को जड़ तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी विषय वस्तु के जड़ तक जाने के लिए यह प्रेरित करता है। कौन सी राशि, तो कर्क राशि, क्योंकि स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा माता का कारक है। पिता और माता में काफी अंतर होता है। अगर कोई बालक है, गलती हो गया तो पिता आएंगे, उनके पास में समय ही नहीं है, जल्दी जल्दी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है समझा बुझा के छोड़ देंगे। वही बातें माता को पता चलेगी तो तुरंत समझा बुझा के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में वह तहतक जाती है कि हाँ भाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको समाप्त करो, हमेशा के लिए विवाद समाप्त करो। यह गुण महिलाओं में, माताओं में कुछ ज्यादा ही पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। जी गुरु जी। पुरुषों में पुरुषों को जड़ तक जाने की क्षमता, मतलब उनके पास में समय नहीं था, वो भी यहाँ पर लागू हो जाता है। अब इसके बाद में अब अंतर्ज्ञान के लिए मन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अंतर्ज्ञान के से चौथे भाव को देख लेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो जहां पे देवगुरु बृहस्पति की राशि हो जाए, फिर वहां तो कुछ सोचना ही नहीं। एवं 8वें से 10वां भाव जो वो अंतर्ज्ञान भाव का कर्म भूमि है, अंतर्ज्ञान भाव का जो कर्म भूमि है, यहाँ से 10वां भाव पंचम भाव पड़ जाता है। जो पंचम भाव पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि शार्प माइंडेड यानी कि कुशाग्र बुद्धि का। तो अंतर्ज्ञान की जो क्षमता है, यह ऊंचा हुआ या कमजोर हो गया, ऊंचा हुआ। ऊंचा। तो जब अंतर, हम ऐसे कह सकते, सीधे कह सकते थे कि कुंभ लगने वाले व्यक्ति के अगर सब अब संबंधित ग्रह अच्छे होंगे तब तो। अब संबंधित ग्रह यहाँ पर कौन बन गए, तो संबंधित ग्रह जो बने वह कौन से ग्रह बन गए, गुरुदेव गुरु जी, चंद्रमा गुरुदेव। संबंधित ग्रह अगर अच्छे हो गए, कुंडली में अच्छे हैं, तो अंतर्ज्ञान की क्षमता काफी अच्छी हो जाएगी। अगर यहीं चंद्रमा, बुध एवं गुरु
अगर कमजोर हो गए, खराब हो गए, तो अंतर्ज्ञान की क्षमताओं में कमी आएगी। ये नहीं कि हाँ हो अंतर्ज्ञान की क्षमता अच्छा हो गया, संबंधित ग्रह का भी अच्छा होना आवश्यक है, पर कुंडलियों में भी कम से कम गुरु नवमांश गुरु में तो हाँ गुरु जी गुरु हाँ बोला जाए। गुरुदेव कुंभ लग्न में तो अकारक हो जाते हैं। हाँ, अकारक हो जाएंगे, बुरे फल देंगे, वह अलग विषय वस्तु है, स्वास्थ्य हानि देंगे, जी, तो, ये स्वास्थ्य तो हानि इनको देंगे ना। इनके ये अच्छे होंगे तो ज्यादा ज्यादा खराब फल दे सकते हैं क्या? हाँ, ज्यादा खराब फल देंगे, बलवान होंगे तो ज्यादा खराब फल देंगे, वह स्वास्थ्य हानि कर सकते हैं, क्योंकि ये छठे अच्छे से होंगे। बतवा सुनिए जी ना पूरा, छठे से छठे के स्वामी होने के कारण एवं दूसरा भाव भी मारक भाव होता है और प्रबल मारक होता है, तो यह दोनों स्वास्थ्य से संबंधित है। यह स्वास्थ्य से संबंधित बातें हो जाती है। 11वें भाव के स्वामी धन के लिए अच्छे होते हैं, 11वां भाव का स्वामी यह लाभ भाव है। जी अगर 11वां भाव का स्वामी खराब हो जाएगा तो आय भी तो खराब हो जाएगी ना। जी जी दूसरा, ग्रोथ के लिए अच्छा हो जाएगा गुरुदेव, हेल्थ के लिए खराब हो जाएगा। हाँ, दूसरे भाव का स्वामी खराब हो जाएगा तो धन संचय भी तो नहीं होगा ना। जी एक ही ग्रह से, एक ही भाव से हम हर चीजों का आकलन नहीं करेंगे ना। अगर बात 8वें भाव के फलादेश की हो कि व्यक्ति ज्योतिष कैसे सीखेगा, कुंभ लग्न के व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान हो पाएगा कि नहीं, फिर तो 8वें भाव को लग्न बनाना पड़ेगा ना। तो 8वें भाव से तो यह चौथा भाव हो गया ना। 8वें भाव से 11वां भाव, 8वें भाव से 10वां भाव। यानी कि सीखने की प्रवृत्ति में अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, अंतर्ज्ञान की उच्च और क्षमता होगी। अगर जातक ज्योतिष सीखना चाहे तो गुरुजी गुरु जल्दी सीख लेगा। गुरुजी मेरा एक सवाल है, अगर अष्टम अभी भाव बाद में में ही सवाल अंत में, सवाल अंत, जितना बोला जा रहा है सिर्फ वही बातें अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर पूछ सकते हैं। गुरुजी अष्टम से चौथे भाव में यदि 11वें भाव में गुरु हो और पंचम भाव में यदि चंद्रमा हो तो क्या ज्योतिष बंदा सीख पाएगा? क्या बोला आपने? सर गुरुजी अष्टम भाव से चौथे भाव में गुरु है और गुरु में गुरु हो और पंचम भाव में यदि चंद्रमा और चंद्रमा अपनी अष्टम दृष्टि चौथे घर पे छठे भाव पे दिखाएगा तो क्या ज्योतिष सीखने में फायदा करेगा? चंद्रमा इस अपनी अष्टम दृष्टि सप्तम दृष्टि छठे भाव पे दिखाएगा 12वें भाव से। 12वें भाव से छठे भाव, तो यदि चंद्रमा यहाँ पर है और 12 यहाँ दिखला रहा है तो फिर अष्टम भाव का क्या योगदान हुआ? यह तो भाव को मजबूत किया ना, अपनी राशि को मजबूत कर रहा है, अच्छी बात। सीखने के देवगुरु लिए बृहस्पति 11वें भाव में है, अपने भाव में है, अच्छी बात है। देवगुरु किसी भी लग्न में, हालांकि कुंभ लग्न में सबसे अच्छे देवगुरु बृहस्पति यहाँ हो जाते हैं, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि के भी हैं और आय भाव के स्वामी होकर के आय भाव में ही है, लाभ भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में है। कोई भी व्यक्ति काम कुछ भी करेगा उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। जी 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 गुरु जी, जी गुरु जी। और गुरुदेव अष्टम भाव में ही अगर कोई नीच का ग्रह बैठ जाए तो वह नीच के ग्रह तब बैठ, जिस भाव में अगर नीच के ग्रह बैठते हैं उस भाव के फलों में हानि होती है। वो ज्योतिष सीख पाएगा? अच्छा, वो अलग कुंडली की विश्लेषण है। हाँ, हेलो, प्रणाम। आप कहाँ से बोल रहे हैं? 8:30 बजे के बाद में फोन कीजिए। जिस भाव में कोई भी ग्रह नीच का बैठ जाए भाव के फलों में हानि करता है। कुंभ लग्न में यहाँ पर शुक्रदेव होंगे तो नीच के हो जाएंगे। नीच के ग्रह का होना, हमने कई बार कहा है क्लास में कि जो भी ग्रह नीच के हो जाते हैं फलों में,
अंतर हो जाता है, सीधे उल्टा हो जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं फल देते। एवं यह कुंडली के प्रमुख ग्रह हैं, इस कुंडली के लिए प्रमुख योग कारक ग्रह है, प्रमुख योग कारक ग्रह का ही यहाँ पर बैठ जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फल तो ये देंगे ही देंगे, उल्टे हो जाएंगे। फल दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। जब नीच के हो जाएंगे तो नकारात्मक फल देंगे, उच्च के होंगे सकारात्मक फल देंगे। अनुसंधानिक मतलब कि एक जो हुआ अंतर्ज्ञान काफी होगी, उच्च अंतर्ज्ञान होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। एक होता है कि उल्टी सोच तह तक सोचेगा, एक होता है कि सकारात्मक सोच तक सोचेगा, बातें हो जाती। चलिए इसके बाद में अगर अब आते हैं कि इस लग्न के में कौन से ग्रह अच्छे होते हैं, कौन से ग्रह बुरे होते हैं। तो कुंभ लग्न की जहां तक बात है, सूर्यदेव इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं, क्रूर ग्रह हैं, लेकिन केंद्र भाव में इनकी राशि हो जाने के कारण इनमें शुभता बढ़ जाती है, मतलब क्रूरता समाप्त हो जाती है। और जब सूर्य देव की क्रूरता समाप्त हो जाए यानी कि शुभता आ जाए, तो यह शुभ ग्रह का काम करते हैं, क्योंकि ये सात्विक ग्रह कारक ग्रह का काम करेंगे। हालांकि क्रूरता तो रहती ही रहती है, लेकिन क्रूरता में कमी आ जाती है। और क्रूर ग्रह और केंद्र भाव के स्वामी हो जाने से एक कारक ग्रह हो जाते हैं। अब राज चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं और त्रिशदायपति भी हैं, यानी कि दो प्रकार से खराब हो जाते हैं यहाँ पर। ये तीसरे, छठे एवं 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, और छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी भी बुरे फल देते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार का निशान है, इसलिए चंद्रमा खराब हो गया, अकारक हो गया। चंद्रमा बुरे फल देंगे, परंतु व्यक्ति के मन में चंचल, किसी भी कार्य को जब यह करना शुरू करेगा व्यक्ति, तब मन में चंचलता के कारण आधा अधूरा ही करेगा, कुछ छोड़ेगा, कुछ लेकर चलेगा। अपने व्यक्ति चंद्रमा का उपाय कर ले या स्थिर मन से कोई काम करे। छठा भाव टाइम टेबल का, दिनचर्या का भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या संयमित रखे तो चंद्रमा अच्छे फल दे सकते। मंगल की बात करें तो मंगल देव यहाँ तीसरे एवं 8वें भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते, और मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में ही है, इसलिए मंगल देव यहाँ पर केंद्र भाव में स्वामित्व होने के कारण कुछ क्रूरता कम हुई, पापत्व कम हुआ, लेकिन यहाँ पुनः पापत्व बढ़ गया। अकारक ग्रह का ही काम निभाने। अब रहा बुध देव। अब बुध देव अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, पंचम भाव के स्वामी भी हैं। पराशरी पुस्तक में या सभी पुस्तकों में हम लिखा गया है कि अष्टमेश यदि पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, अष्टमेश यदि पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं तो अष्टमेश का दोष समाप्त हो जाता है, इसलिए बुध देव यहाँ पर शुभाग्रह हो गए। परंतु सामान्य नियम यह है कि जो जिस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जहां होती है वहां का ज्यादा फल देते हैं। तो बुध देव का मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है, इसलिए हम यदि इनको अकारक नहीं कहेंगे तो शुभ भी नहीं कहेंगे, ये मिश्रित फलदाता होगा। देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 11वें एवं दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी तटस्थ ग्रह होते हैं, जिस ग्रह से युक्त दृष्ट होते हैं उस प्रकार का फल देते हैं, परंतु 11वें भाव के स्वामी पूरे फल देते हैं, यह अकारक ग्रह होगा। शुक्र की बात की जाए तो ये चौथे एवं नवम भाव के स्वामी हैं, इसलिए यह पूर्ण कारक ग्रह होगा, सुफलदाता भी होगा, पूर्ण कारक ग्रह। शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जिनमें इनकी अशुभता तो बड़ी, परंतु ये लग्नेश है, लग्नेश को किसी भी अशुभ भाव का दोष नहीं लगता। साथ ही यहाँ पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी है कुंभ, जिसे शनिदेव यहाँ पर कारक ग्रह की भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्यदेव, शुक्रदेव एवं शनिदेव तीन ग्रह कारक हो गए, अच्छे फल प्रदाता हो। चंद्रमा, मंगल, गुरु
चंद्रमा, मंगल एवं गुरु ये अकारक हो गए, बुध देव मिश्रित फलदाता हो गए। इस प्रकार हम सबों को समझना चाहिए। अब इसके बाद में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। जी गुरु जी। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं कि कुंभ लग्न कुंडली में कुछ योग पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुंभ लग्न की कुंडली में के कुछ प्रमुख विशेषता, सकारात्मक विशेषता क्या हो सकता है, यानी कि लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, लग्न अच्छा हो, लग्नेश भी अच्छे स्थिति में हो, कम से कम यहाँ पर लग्नेश जो शनिदेव बन रहे हैं वह शनिदेव अपने नीच राशि में न हो, शनिदेव नीच राशि में न हो, अपने शत्रु राशि में न हो, अगर शत्रु राशि में भी हैं तो भाव के स्वामी से तत्कालिक मित्रता हो। जिस भाव में है, अब यहीं पे 4 नंबर की राशि में है, तो तत्कालिक मित्रता कैसे देखे जाते हैं, तो शनिदेव से यहाँ पर 4 नंबर की राशि है, चंद्रमा की राशि हो गया, चंद्रमा शत्रु राशि है, लेकिन चंद्रमा इनको तो शत्रु नहीं मानता, इसलिए यहाँ पर यह ठीक होगा। अब सूर्य की राशि में तो सूर्य तो यहाँ पर सामान्यतः ठीक फल दे दिए, और वैसे भी पाप ग्रह छठे भाव में अच्छे फल देते हैं, तो यहाँ पर तो शनिदेव की स्थिति अच्छी। लेकिन लग्नेश का छठे भाव में आ जाना इम्यूनिटी को कमजोर करता है, स्वास्थ्य की हानि की तरफ लेकर जाता है, तो स्वास्थ्य हानि के साथ में परिश्रमी जातक को बनाएगा लाभ देता है, लेकिन स्वास्थ्य हानि होने की संभावना है। अब यहाँ अगर सिंह राशि में शनिदेव हो जाते हैं तो सूर्य देव शनि को शत्रु मानते हैं, लेकिन अगर तत्कालिक मित्रता हो जाए तो ठीक। तो तत्कालिक मित्रता हम लोग कैसे देख लेंगे, तो शनि जहां पर है वहां से अगले 3 भाव या पिछले 3 भाव, यानी कि चौथे, 5वें या छठे में सूर्यदेव हो, 10th, 9वें या 8वें में सूर्यदेव हो तो शनि से तत्कालिक मित्रता हो जाएगी, सूर्य से तत्कालिक मित्रता हो जाएगी, तब अशुभ फलों में कमी आ जाएगा। ये नहीं कि शत्रु राशि में बैठ गए तो अशुभ फल दे देंगे, नहीं, सभी नियमों को लगाना चाहिए। अगर शनिदेव 10th भाव में है, वैसे 7वें भाव में शनिदेव बलवान भी माने जाते हैं, दिग्बली माने जाते हैं, तो शनिदेव बलवान होकर बैठ गए और अपने लग्न को भी देख रहे हैं, यहाँ से अच्छी स्थिति हो गई। अगर सूर्यदेव से तत्कालिक मित्रता है तो और अच्छा हो। ये नहीं कि शत्रु राशि में कोई ग्रह बैठ गया तो वह शुभ फल ही देगा, नहीं, कई स्थितियां ऐसी भी बनती है कि शत्रु राशि में बैठे हुए ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। अगर यही 5 नंबर की राशि में है, नवमांश में अगर अच्छे राशि में हो जाए, नवमांश में अगर तुला राशि में हो जाए, नवमांश में उसके हो जाए, नवमांश में 2 नंबर की राशि में हो जाए, नवमांश में 6 नंबर की राशि या नवमांश में 3 नंबर की राशि में हो जाए, तो मैं अपने मित्र राशि यह भी देखना है। तो कहने का मतलब यह है कि सकारात्मक विशेषताएं कब प्रभावी होती है, जब लग्न पर शुभाग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश का अच्छा स्थिति हो, लग्नेश पर शुभाग्रह की दृष्टि हो, तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक गुण विकसित होते हैं। जब वही लग्नेश खराब, गुरु जी अकारक ग्रह की भी अगर शुभ अकारक ग्रह शुभ ग्रह होगा उनकी दृष्टि हो तो, हाँ, अगर अकारक ग्रह शुभाग्रह ही है फिर भी अच्छे फल मिलेंगे और बुरे फल भी मिलेंगे, क्योंकि शनि लग्नेश हैं। अब केवल स्वास्थ्य हानि की तरफ से अगर यहीं पे देव गुरु बृहस्पति से अगर दृष्ट हो जाते हैं फिर क्या हुआ, देवगुरु बृहस्पति 11वें एवं मार्केश भाव के भी स्वामी हैं, जी फिर स्वास्थ्य हानि होगा कि नहीं होगा, तबीयत भी खराब होगी, दवा पर पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन आय के स्रोत भी बनेंगे, व्यक्ति आत्मबल का नहीं बना रहेगा, बीमारियों का आत्मबल ना टूटेगा, क्योंकि लग्नेश स्वयं लग्न को देख रहा। लेकिन
स्वास्थ्य हानि हो सकता है, लेकिन आर्थिक उन्नति भी होगी, क्योंकि आर्थिक उन्नति देने के लिए तो यही है ना, देवगुरु बृहस्पति ही आर्थिक उन्नति देने वाले हो गए, लाभ देने वाले हो गए ना, तो इनको तो लाभ भी देना होगा ना। जी और उसे व्यक्ति को नहीं देखते हैं कि लाभ के स्रोत बढ़ते चले जाते हैं तो बीमारी भी तो होती चली जाती है। जी जी। और सप्तम भाव से लग्न को देख लेंगे तब गुरु जी। लग्न मजबूत हो गया, और देवगुरु बृहस्पति, अगर शुक्र की भी स्थिति अच्छी नहीं है तो आय काफी अच्छा बढ़ता चला जाएगा, और वही मधुमेह नाम टाइप की बीमारी होती है, ऐसा बीमारी जो दवा खाते रहो चलते रहो, शुभाग्रह है ना। आय भाव से देखेंगे तब होगा ऐसा कि आप दूसरे भाव से देखेंगे फिर भी होगा। नहीं, आप कहीं से भी देख लेंगे तब, या नहीं तो फिर भी भावेश तो है ना देवगुरु बृहस्पति, कहीं भी रहेंगे तो इस भाव के लिए तो कुछ ना कुछ करते धरते रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर ये खराब ना हो। जी अब कहां से देख लेंगे, अगर यहीं से देखेंगे, शनि देव है यहाँ पर, तो यहाँ से देखेंगे शनि को, तो भी तो यहाँ से अपने भाव को देख रहे हैं ना। अगर यहां से भी देखेंगे तो यह शुभाग्रह है ना, देवगुरु बृहस्पति किस राशि में है, तो शनि की राशि में। चतुर्थ भाव से दसम भाव, चतुर्थ भाव से दसम भाव को देखेंगे तो अगर चौथे भाव में भी बैठे तो अच्छी बात है ना, शुभाग्रह की राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए ना, कभी भी शुभाग्रह की राशि में शुक्र के वैसे शत्रु मानते हैं, परंतु ये भी विद्वान वो भी विद्वान, तो दो विद्वानों में कभी भी ऐसी कोई गतिविधियां नहीं होती जो एक दूसरे के आय को हानि पहुंचाते हो। एक विद्वान दूसरे विद्वान का कभी भी आय पर हानि पहुंचाता है? नहीं। आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही देखिए ना, आप कर्मकांड करते हैं, हम भी कर्मकांड करते हैं, जो सही मायने में अच्छा विद्वान होता है कर्मकांडी, तो क्या दूसरे कर्मकांडी व्यक्तियों का बातों का अवहेलना करता है, मान मर्यादा खराब करता है? आजकल व्यवहारिक ज्ञान में ऐसा देखने को मिलता है गुरु जी। नहीं, वो वाली बात है, बात वास्तविकता पर आइए। अगर सही मायने में विद्वान है तो किसी भी दूसरे विद्वान के मान मर्यादा को ठेस पहुंचाता है क्या? नहीं। अब आजकल के विद्वान कैसे होने, यहाँ पर बात देव गुरु बृहस्पति की है, तो देव गुरु बृहस्पति क्या है? सर्वोत्तम ज्ञान है, और शुक्र देव भी अपने क्षेत्र के सर्वोत्तम ज्ञान है। ये दोनों सर्वोत्तम ज्ञान है कि नहीं है? जी। तो जहां पर सर्वोत्तम ज्ञान होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे का सहयोग भी करते हैं, विरोध नहीं करते। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। हाँ, तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सब लग्न लगने से ठीक है तो व्यक्ति जो होता है अच्छा होता है, स्वतंत्र विचारधारा के जैसा काम करता है, इच्छावान होता है, उन्नति करने वाला है, और वास्तविक रूप से किसी भी विषय वस्तु के अंदर तक जड़ तक पता लगाने वाला होता है, चाहता है कि मैं जड़ तक जानूं, उदार स्वभाव का होता है। परंतु यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति जो क्या है, अकारक ग्रह हैं, और भाग्य के स्वामी जो है शुक्र देव हैं, ये दोनों में उतनी अच्छा से मित्रता नहीं है। देव गुरु बृहस्पति जो आय भाव के स्वामी हैं वह भाग्य भाव के स्वामी को शत्रु मानते हैं, परंतु भाग्य भाव का स्वामी जो शुक्र देव है वह देव गुरु बृहस्पति को मित्र नहीं मानते, सम मानते हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं इनका भाग्य सौभाग्य थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति इतने कर्तव्यनिष्ठ होते हैं कि जहां भी जाते हैं काम करने, कुछ ना कुछ इनके कार्यों में ऐसा झलक जाता है कि इनको सभी कोई बाद में याद करते हैं। अब यदि लग्न लगने से खराब हो जाए, और यह स्थिर राशि है, लग्न लगने से खराब हो जाए तो इनको समझाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और यदि लग्न लगने से खराब हो जाए तो इनसे किसी भी विचारों का आदान प्रदान की
इच्छा न रखें। यानी कि जो व्यक्ति यह समझता भी है, विचार करने जाइएगा तो अपने आप को अलग कर लेगा कि नहीं, हमको इस सबसे कुछ वास्ता नहीं है, हम इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, आपका काम है आप अपना। ये नहीं कि गुरु उसमें जी, दखल अंदाजी। खराब कैसे हो सकते हैं? तो लग्न खराब हो जाए, लग्न का खराब होना का मतलब होगा कि लग्न पर शत्रु दृष्टि पड़ रही हो, लगने से ही नीच राशि का हो जाए, लगने पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो लग्न खराब नहीं हो जाएगा। सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी, मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी, तब होगा। हाँ, ये लग्न पर या लगनेश पर या लगने से ही नीच राशि में हो, अब लगने से यहाँ पर बढ़ जाए तो लग्न खराब हो गया कि नहीं हो? लग्न हाँ, यदि अब यहाँ पर 11 नंबर की राशि लग्नेश है। खराब हो गया। हाँ, यहाँ पर 11 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव है, शनिदेव का नीच की राशि 1 है। अगर 1 नंबर की राशि में शनिदेव लगने से नीच के हो जाएंगे तो लग्न खराब हो गया कि नहीं हो गया? लग्नेश और लग्न दोनों खराब हो गया। हाँ जी। और अगर लग्न पर अब यहीं पे मंगल मजबूत होकर के 10वें भाव में दिग्बली होकर बैठ गए और इनकी चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ गई, लग्न भी और खराब हो गया। या लग्न में ही राहु बैठ गए या भाग्य भाव में राहु बैठ गए, तो भाग्य भाव में राहु का बैठना अच्छा बात नहीं होता। और इसके बाद में राहु देख लिए व्यक्ति को हमेशा दिग्भ्रमित कर रहे हैं, एवं किसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं? तो शनि को कर रहे हैं। और शनि कैसा है? वैसे भी खराब होगा पड़ा। अगर शनि स्वस्थ होगा तो अच्छा लाभ ले लेगा राहु से, लेकिन शनि ही खराब हो, आप देखते नहीं है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, अगर कोई मित्र किसी को लाभ भी देना चाहता है लेकिन वह सही विचारधारे का होता है तो लाभ ले लेता है। अगर सही विचारधारे का न हो, यानी कि विचार ही खराब हो गया हो, मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं हो, तो अगर आप लाभ भी देना चाहेंगे तो उसको खराब ही लगेगा। और राहु कैसे हैं? तो यह समझाने बुझाने के कारक नहीं होते हैं। लाभ देना है तो एक डायरेक्ट लाभ देंगे, लाभ किस प्रकार मिल रहा है यह नहीं देंगे, बतलाएंगे, लाभ देंगे लेकिन लाभ क्यों, इससे क्या फायदा होगा यह नहीं समझाएंगे। और यह शनि खराब है, नीच का है, यह समझ नहीं पाएगा, इसलिए यह भी नहीं लेगा। और अच्छा लाभ देगा ये, क्योंकि यह शुक्र की राशि में है, सुभग्रह की राशि है, योग कारक ग्रह की राशि में, बुद्धिमान हो गया राहु यहाँ पर। तो हम सबों को समझना चाहिए, ये सभी डीपली बातें हैं, कोई हम लोग बेसिक की क्लास नहीं कर रहे हैं कि छोटी छोटी। अब इसके बाद में अगर इसमें धन योग की बात की जाए तो ऐसे भावेशों के स्थान से जो राशि परिवर्तन होता है, यह सब तो हम सब लोग जानते हैं कि दो शुभ भाव के स्वामियों का आपस में राशि परिवर्तन अगर होता है तो अच्छे फल देता है। हम लोग उस विषय वस्तुओं पर चर्चा नहीं। धन की बात किया जाए कि अगर शनिदेव लग्न को देख रहे हों, खास करके चौथे भाव से, शनिदेव लग्न को खास करके चौथे भाव में बैठकर देख रहे हों और देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हुए हों, तो यह सबसे उत्तम योग होता है धन कुंभ लग्न की ग्रह की स्थितियों के आधार। कैसे? तो हम लोग शनि एवं गुरु को नहीं रखेंगे कि यहाँ कुंभ लग्न की कुंडली में शनि चौथे भाव में एवं देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में हो तो अच्छे फल देते, धन के लिए अच्छा हो। इसको यहाँ पर देखा जाए कि देव गुरु बृहस्पति मित्र राशि में बैठ गए, केंद्र भाव में बैठ गए। अगर देवगुरु बृहस्पति के बारे में ऐसा कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में स्वराशि अपने मित्र राशि अपने उच्च राशि के बैठते हैं, तो कुंडली में बनने वाले अनेकों असंख्यों अरिष्टों का समन करते हैं।
ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, पुस्तकों में वर्णित है या नहीं है? ब्रजेश जी, अब बोले आप। जी जी गुरु जी। ऐसा वर्णित है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र राशि के हो गए। मंगल देवगुरु बृहस्पति को मित्र मानता है, देवगुरु बृहस्पति भी मंगल को मित्र मानते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी। शनि से 7वें हो गए, दोनों का जो है परस्पर संबंध बना। शनि कर्म के कारक हैं, जो लग्नेश भी हैं, और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, जो कर्म एवं विवेक का आपस में संबंध बना। तो जहां कर्म एवं विवेक का आपस में संबंध हो जाए, वैसा व्यक्ति अच्छा ही काम है। लग्नेश देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखे जा रहे हैं। लग्नेश के द्वारा, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा इनकी अपनी ही राशि जो वाणी भाव है, वाणी की सौम्यता है, या धन का संचय है, तो धन के संचय भाव पर, धन के संचय भाव के स्वामी ही देख रहे हैं। तो व्यक्ति संचयी भी होगा, वाणी भी थोड़ी मृदु हो जाएगी, यानी कोई भी बात बोलेगा तो झिड़क के नहीं बोलेगा, प्रेम से बोलेगा। यहाँ तो गुरु जी, यहाँ तो अकारक होते हुए भी गुरु अच्छे फल दे देंगे। हाँ जी, वो अकारक का फल अलग है। अब दूसरे भाव के फल के लिए तो दूसरे भाव के स्वामी अपने भाव से कहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने भाव से 9वें भाव में बैठ गए, भाग्य भाव में बैठ गए, इसलिए धन का संचयी होना तो बना ही देंगे जी। कमाएगा कम, जितना कमाएगा संचय करेगा। देवगुरु बृहस्पति की लग्नेश पर दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति का संघर्ष भाव देखिए ना कैसा होगा। संघर्ष भाव, कर्तव्यशीलता, दैनिक दिनचर्या पर देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि। दसम से नवम होने के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, तो अब देखिए ना, ये जो संघर्ष भाव जो है, या दसम यानी कि कर्म भाव के भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि, कार्यों के लिए कैसा हो गया। कार्य, वाणी इत्यादि लगने सबके लिए अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? जी बहुत अच्छा हो गया। तो सूत्र कैसे बन सकते हैं, हम लोग को यह समझना चाहिए। अगर सूर्यदेव अब दूसरे सूत्र पर चलते हैं, किसी भी शुभ भाव में हो जाएं, अगर सूर्यदेव किसी भी शुभ भाव में हो जाएं और शुक्रदेव किसी भी शुभ भाव में अच्छी स्थिति में हो जाएं इस कुंडली में, सूर्य कुंडली का राजा होता है। कहा गया है हमारे गुरुजनों का, या पुस्तकों में भी, कई साधारणतः सभी पुस्तकों में वर्णित है कि कुंडली में एक सूर्य देव अगर अच्छी स्थिति के हो गए तो कुंडली अच्छी हो जाती है, व्यक्ति प्रतिष्ठावान हो जाता है, व्यक्ति प्रतिष्ठावान। यह सूत्र है। और यहाँ पर सूर्य देव किस भाव के स्वामी हैं, तो कर्म भाव से 10वें भाव, यानी कि भावत भाव के सिद्धांत दशम से दशम भाव के स्वामी हो गए। एवं दूसरा सहयोग भाव, जो हमें जीवन के आखिरी बुलंदियों पर ले जाना चाहता है, आखिरी बुलंदियों पर देखना चाहता है, उसके स्वामी हो गए। 7वां भाव केवल पत्नी का नहीं है, 7वां भाव केवल पति का नहीं है, 7वां भाव जीवन के बुलंदियों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का भी है। 7वां भाव जीवन के बुलंदी को देखने वाला भाव भी है। 7वां भाव व्यवसाय भी है, 7वां भाव साझेदार भी है, 7वां भाव कर्म भाव का कर्म भाव भी है। इसलिए 7वां भाव अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि नहीं हो जाता है?
हो जाता है। तो यदि सातवें भाव के स्वामी सूर्य देव जो स्वयं नाम के कारक हैं, पद के प्रतिष्ठा के कारक है, ऊंचाइयों के कारक है, प्रसिद्धि के कारक हैं, अगर वहीं इस लग्न कुंडली में किसी भी शुभ भाव में अच्छे स्थिति में बैठ जाएं, एक कुंडली में शुभ भाव में अच्छे स्थिति में, और साथ ही कुंडली का कोई भी जो कारक ग्रह बनता हो, अब यहाँ पे शुक्रदेव जो कारक बन गए, शुक्रदेव भी अच्छे स्थिति में किसी भी शुभ भाव में बैठ जाएं, इससे बेहतर कोई योग हो सकता है? सूर्य एवं शुक्र किसी भी शुभ भाव में अच्छी स्थिति में बैठ जाएं, यह सबसे उत्तम योग है। आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कक्षा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर कर सकते हैं।